सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बहुत सी बातें हुई, बहुत से खदशात अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन वसी तर मफाद में, कौमी मफाद में कुछ लगता है कि लोगों को समझ आ ही गई और फिर तमाम बड़ी जमातों ने मिलकर आज कानून पास कर लिया। आर्मी एक्ट में तरमीम हो गई और उसके बाद बहुत सी बातें हुई, जिनमें सबसे अहम ये कि हुकूमत की तरफ से अपोजिशन का बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया कि जिस तरह से ये कानून साजी हुई। फिर भी बहुत सी बातें हुई कि कुछ आखिरी वक्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ तजावीज़ अचानक से सामने आ गई कि इनमें कुछ तब्दीली की जाए, लेकिन फिर एक वक्त मिलता है जाकर पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और फिर खुशउस्लूबी से ये अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। इसी वाले से आज हम सबसे पहले बात करेंगे बाबर डोगर साहब, असद करल साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि आखिरी वक्त तक ये क्यों होता रहा कि पहले कमेटी में गई बात, फिर दोबारा एक दफ़ा कमेटी ने मंजूरी दे दी, फिर जनाब कौमी असम्बली में पेश हो रहा है, फिर पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमने 3 बातें कही थी जिनमें जो बातें सामने आई थी मैं चाह रहा हूँ वो भी आपके सामने रख दूँ कि एक तो ये कि जी एक कमेटी के सामने जब भी वज़ीर आज़म ने अगर एक्सटेंशन देनी है किसी आर्मी चीफ को तो उससे पहले वो ये करेगा जी कौमी सलामती कमेटी में उनको पेश करे और उसके बाद फिर वजूहात भी वहाँ पर वो बताए। इसके अलावा अदालत तक रसाई और तैनाती के अमल से मुतल्लिक़ भी कुछ तजावीज़ थी, तरामीम थी, लेकिन ये तो फिर इख्तियार ही सारा ख़त्म नहीं हो जाना था वज़ीर आज़म का कि कमेटी के पास जाना है और फिर आपको पता है कमेटी खेल रहा है। अगर मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, ऐसी हालात कभी दोबारा आते हैं खुदा न खास्ता कि भारत इतनी धमकियां दे रहा है, तो वो कमेटी सोचेगी अच्छा आर्मी चीफ को देनी, एक्सटेंशन नहीं देनी, अच्छा बैठते हैं आज ही फलां नहीं आया, तो इसकी क्या जरूरत थी? उसामा साहब, ये एक मतलब फिर पार्टी जो है, पहले तो सवाल मेरा उनसे ये है कि उन्होंने जब कियानी साहब को एक्सटेंशन दी थी, उस वक्त यूसुफ गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो क्या उन्होंने कमेटी के सामने पेश हुए थे, सलामती की कमेटी के सामने? क्या उनसे उन्होंने ये उनको बताना मुनासिब समझा था कि कियानी साहब को एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? सवाल तो हैं। आज जो आप अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे हैं कि जनाब ये हम चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है, अगर उन्होंने जो प्योरली एक एग्जेक्टिव काम है, जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है, वो आए और कमेटी, सलामती कमेटी के सामने पेश हों और कमेटी को बताएं कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी बुनियाद पर वो ये अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, जब आपके वालिद साहब सदर थे पाकिस्तान के, जब आपके अपने प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ गिलानी, तो उस वक्त इसको क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनाया आपने? क्यों नहीं आप लोग इस्लामती जो कमेटी थी पार्लियामान की, उसके सामने आपने क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को भेजा? आपने तो कमेटी को छोड़े किसी को भी नहीं बताया कि वजूहात क्या थी, क्यों एक्सटेंशन दी गई। आज तो वजूहात जो है वो बड़ी नोन है कि आप देख रहे हैं इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात है किस तरह से चल रहे हैं। अभी उनके आर्मी चीफ जो है वो मुसलसल हमको थ्रेट कर रहे हैं, मुसलसल। अभी तो उन्होंने रिसेंटली उसने ये कहा है कि जनाब वो पाकिस्तान को किसी भी बड़े बंदे को टारगेट कर सकते हैं। आपके इंटरनेशनल सिनेरियो देख लें कि जी जो ईरान के हालात हैं, वो आपका हमसाया मुल्क है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। इन हालात में एक आर्मी चीफ जो कि जिनकी सलाहियतों को सारी दुनिया मानती है, जिनकी तारीफ सारी दुनिया करती है, उनकी जॉब को 3 साल के लिए कंटिन्यूटी दी जा रही है। आप देखें इंडिया के अंदर बिपिन रावत जो है, जनरल बिपिन रावत जो है, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार है, उसको जनाब 4 स्टार जनरल बनाया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद 4 स्टार जनरल बनाया जा रहा है, उसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी बनाया जा रहा है। वहां भी अमेंडमेंट हुई है, वहां पर तो किसी कमेटी के सामने कोई वजाहत नहीं दी गई। वहां पर तो ये अच्छा, पाकिस्तान में तो पहले भी रवायात रही है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती रही है। इंडिया में तो ये पहली दफा प्रेसिडेंट क्रिएट की जा रही है ना, वहां पर तो कोई तरह का शोर नहीं है, कोई रोला नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में उसामा साहब ये एक सेंसिटिव इशू है, यहाँ पर आपके डिफेंस का इशू है। आपको सबको पता है, बिलावल भुट्टो को भी पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं क्या नहीं है। तो इस तरह के शोशे खड़े कर देना मेरा ख्याल ये बड़ी ज्यादती है। और ये अमेंडमेंट, अच्छा मुझे इस अमेंडमेंट की अहमियत क्या है? आपका क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो सलामती कमेटी के आगे जाके गए? ये प्योरली एक एग्जेक्टिव मामला है, प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन है, वो कर सकता है। और लेकिन मतलब फिर मेरा सवाल तो ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये किया था? आपका प्राइम मिनिस्टर जो था उसने जब एक्सटेंशन दी थी तो ये सारा कुछ किया था?
उस वक्त तो बस पीपल्स पार्टी इजलास करती थी, और ये तीनों चीफ्स के लिए है, बर्री, बहरी, फजाइया, तीनों चीफ्स की तैनाती 3 साल, उनकी मुद्दत मुलाजमत, और फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला। असद खरल साहब, इसमें जमात इस्लामी और फजलुर रहमान साहब के ग्रुप ने बायकॉट किया। अच्छा, खिलाफ वोट नहीं डाला, वो चले गए। अब इसका क्या मतलब है? अगर तो वो खिलाफ थे, इसमें कोई ऐसी बात थी तो सामने आते कि जनाब ये इसमें मसाइल है, या इसके खिलाफ वोट देते अगर इतनी कोई बुरी चीज थी तो, ताकि पता तो चलता। लेकिन अब बायकॉट का मतलब यह है कि इनको कोई उस तरह से घास नहीं डाली गई, कोई इनको बात नहीं की गई, कोई इनको मनाते, कोई इनके सामने कोई तजावीज़ रखते कि अच्छा जनाब आप आ जाएं, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। क्या वजह हुई? या सिर्फ वही वजह फजल रहमान साहब जो कहते रहते हैं कि रट के जी ये तो पार्लियामेंटी जाली है, लिहाजा यहाँ कोई कानून साजी ना हो। उसामा साहब कल भी मैंने कहा था, वो कहते हैं साहब सामने आते भी हैं और छुपते भी नहीं। मामला ये है कि जब अगर आपने इजहार राय करना है, इसके खिलाफ मुखालफत देने से तो किसी ने रोका था। मुखालफ वोट या आप अपना हक राय दही जो अवाम ने आपको मुंतखब किया है, आपका एक वोट है और कौम की अमानत है। एक आम आदमी का वोट जो वोटर होता है, और जो आपको मुंतखब करके असम्बली के अंदर भेजते हैं, तो वो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अवाम के नुमाइंदा हैं, उस अवाम में आप बैठे हैं, आपका जो भी है आपको उसकी जिम्मेदारी है, आपके पास अमानत है। लेकिन मामला यही है कि चूंकि मुखालफ वोट देना नहीं था, हाकिम वो देना नहीं चाहते थे, तो वो वॉकआउट कर गए। क्योंकि ज़्यादा बात है अब कि किस मुंह से जाओगे ये। लेकिन ये तो वजह नहीं कहीं खरल साहब के लोगों को जाकर ये फिर क्या अगर इसके खिलाफ वोट करते हैं, लोग कहते हैं कि आप आर्मी चीफ के तैनाती पर आपको इतराज हो रहा है कि जनाब बहरिया का, बर्री का, फजाइया का ये जो चीफ्स होंगे इनकी मुद्दत कितने अरसे के लिए होगी, और वो कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने है कि जी बाजे कर दें, उसमें कर दिया उन्होंने कि जी 3 साल के लिए होगी। खत्म कहानी। एक तो बात ये है कि आज जो ये कार्रवाई हुई इस पे हम बैशिंग भी करते हैं, लेकिन हमें इस जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो खा PMLN है, खा पीपल्स पार्टी है, PTI की हुकूमत है, बाकी भी जो कोलिशन पार्टनर हैं या जो लोग हैं जिन्होंने इस एक कौमी के अहम एक सलामती का मामला था, पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है, एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि इतने भी हम गए गुजरे नहीं है कि जब मामला आएगा मुल्क की सलामती का, इंटेग्रिटी का, रीजन की जो सूरत हाल है, वहां पे कमेटी भी नहीं बनेगी, वहां पे अल्टीमेटली ये कसरत राय से इसमें कोई इख्तलाफ नहीं आया। ये तीनों का जिस तरह आपने बताया, मैं पहले भी कहता रहा जी कि ये मामला है बरी बिल, बरी जो पाक आर्मी जो है उसके हवाले से है, फिर नेवी के हवाले से तरमीमी जो बिल है 2020, और पाकिस्तान एयर फोर्स, यानी तीनों जो सर्विसेज चीफ है। आज एक मुंतखब एक हुकूमत, एक डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, पार्लियामेंट को एक और बड़ी ताकत मिल गई। पार्लियामेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया, और पार्लियामेंटेरियन ने मेच्योरिटी का इजहार किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है अब वो उसकी सवाबदीद है। अच्छा, इसमें एक खरल साहब सवाल है, क्योंकि आप कानूनी मामलात पर नजर रखते हैं, सरबराह को और नेवल चीफ को एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, उनकी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं उनके टेन्योर में। तो यानी एक मैं समझता हूं कि ये एक पार्लियामेंट। अच्छा, रिव्यू का क्या होगा, मैं इस पर आता हूं आपसे बात करने के लिए। बाबर डोगर साहब, नून लीग का भी एक इजलास हुआ, अच्छा उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, राजा जफरुल हक साहब जो हैं वो उसकी क़यादत कर रहे थे, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने देखा नहीं, मेरे पास जो खबर है उसमें एहसन इकबाल साहब का नाम हो, तो ये लोग नहीं थे। कुछ ये नाराज़ हैं, वरना तो वहाँ पर मुशाहिद साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, तो ये लोग आपके ख्याल से क्यों नहीं थे? और क्या यही माहौल जो आज नजर आया है कौमी असम्बली में, आपको लगता है यही सेनेट में होगा, या वहां भी आखिरी वक्त पर कि कमेटी में कोई बात आप मान जाएंगे कमेटी में और कहेंगे नहीं दोबारा कमेटी से प्रूव करा ले, फिर कमेटी में दोबारा जाएगा, 2 दफा कमेटी प्रूव कर रही है और उसके बावजूद कह रहे हैं नहीं कुछ तरमीम वगैरह हो जाए, और फिर बनाया जाएगा और फिर कहेंगे हाँ हाँ मान गए। उसामा साहब मान तो ये बहुत पहले ही गए थे, हम बड़े देर से ये कह रहे थे कि ये बिल अल्टीमेटली पास होना ही होना, और ये बावजूद होकर जाके इसको वोट डाल के आएंगे। जब PMLN का लंदन में इजलास हो रहा था, मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि जनाब ये बिल जो है ये PMLN इसको भरपूर और अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी। तो उस वक्त भी आप PMLN में अगर आप देखें अयाज सादिक, उसके बाद राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, ये बड़े एक्टिव है, ये बड़े मुतहरिक हैं, और ये जो लोग हैं इनको एहसास हो गया कि नवाज शरीफ का जो नैरेटिव था वोट को इज्जत दो वो गलत था,
उसने नुकसान पहुंचाया है। ये अब पीएमएलएन में ओपन बातें हो रही हैं, ये Basically खुलकर बात हो रही corruption है। को तहफ़्फ़ुज़ इवन को राना वोट को सनाउल्लाह जो है, राना ये- सनाउल्लाह जैसे लोग जो है वो भी ये कहने पर मजबूर होंगे कि वो जो नैरेटिव था वो गलत था। ये इस अब शहबाज शरीफ और ये सारे ग्रुप के अंदर बड़ी रियलाइजेशन है कि हमने गलत जो नैरेटिव था उसको अपनाया। तो ठीक है, अगर एक पार्टी ये समझती है कि उन्होंने माजी में गलती की और ये गलती नहीं करनी चाहिए थी और अब वो तो समझ रहे हैं कि इसको अब रेक्टिफाई करना है, तो मेरा ख्याल है कि उसको वेलकम किया लेकिन जाना आज वोट को इज्जत मिली। ये वोट को इज्जत तो ये होती है कि लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा कि जाके कानून साजी करो और मुल्क के दिफा के लिए जो चीजें आम है, जो एक और इदारे ने, जो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह काम किया जाए, वो काम फिर आपने किया है, उसमें अपना हिस्सा डाला है, उसमें वोट किया है। यही है वोट की इज्जत। और वो थोड़ी थी कि जनाब अदालतों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आप अदालतों को टारगेट करें, अदालतों को टारगेट करें, आप अदालतों को टारगेट करें। आपने वकला की इतनी बड़ी फौज रखी हुई है, अभी भी तो रिलीफ मिल रहा है ना, कोर्टों से रिलीफ मिल रहा है, अब क्यों नहीं टारगेट? और यही अदालतें जिनको गालियां देते थे वही जजेस हैं, अब वही आसिफ खोसा थे जिनसे आपको रिलीफ भी मिला है और भरपूर रिलीफ मिला है। नवाशी जो है वो बाहर गए। ये कोई पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि एक बंदा जिसको सजा हो चुकी है वो जेल में है और वो हेल्थ बुनियादों पर बाहर इलाज कराने के लिए चला गया। अब क्यों नहीं पीएमएलएन बात करती, अब क्यों नहीं बोलती? आप तो मतलब ये है कि पनामा लीक आया, उसपे आपने कौम के साथ झूठ बोला, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला, आपकी हर स्टेटमेंट झूठी थी। आपके पूरे खानदान में किसी एक ही स्टेटमेंट दूसरे के बयान से मिलता नहीं था और उसके बाद आप अदालतों को गालियां दें, आप वाजे पाकिस्तान को गालियां दें। तो ये जो अच्छा हो गया, गुजर गया। अच्छा खरल साहब, शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। मैं आज देख रहा था कि उनकी एक दरखास्त भी चली गई है कि वो गैर मुय्यन मुद्दत तक उनको इजाजत दे दी जाए कि जी वो अदालत में पेश ही ना हो। मतलब उनके बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, वो उनकी ईमानदारी इयादत करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज कानून साजी में वो आ सकते थे और बहुत से उनके मामलात हैं। लेकिन क्या मियाँ साहब के वहाँ बेटे भी हैं, फिर रोज तो नहीं उनको हॉस्पिटल जाना होता, तो मतलब वो घूम फिर भी रहे होते हैं, तो वो आ ही नहीं रहे पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब, ऐसा भी क्या हो गया? और वो रिव्यू वाली बात, वो ज्यादा जरूरी है ये कि रिव्यू का अब क्या होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है हुकूमत। अब जब ये कौमी असम्बली से मंजूर हो गया और लग ही रहा है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि ये बैकआउट करें। सेनेट में भी यही जमाते हैं, तो सेनेट से भी जब मंजूर हो जाएगा तो फिर रिव्यू का क्या रह जाएगा? वो वापस क्यों नहीं लेते? मैंने आपको क्या कहा था उसामा साहब, मैंने आपको पहले कहा था, अभी ये रजिस्ट्रेशन हुई है, कई प्रोग्रामों में कह चुका। मैंने कहा है कि बहरहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैंने कहा इसमें दो ऑप्शन है, एक तो हुकूमत इसको रिव्यू को वापस ले लेगी, नंबर 1, और दूसरा हुकूमत अमेंडमेंट करके एक दरखास्त नहीं डालेगी रिव्यू में। अच्छा। उसमें क्या कहेगी कि जनाब जो पहले मामला हुआ था उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा जो मुरवजा कवानीन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जो कि नहीं हो सकती थी। मुताबिक वो तो कह रहे हैं नहीं हो सकती जी, एग्जेक्टिव नहीं हो सकती, इख्तियार है पार्लियामेंट का, उसमें मुदाखलत थी, नहीं हो सकती। तो वो चाहते हैं कि आइंदा के लिए ये ना हो। सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू में कह देती है कि हाँ जी वो मुदाखलत थी, नहीं हो सकती थी, लेकिन हो गई इन गुड फेथ हो गई या जिस तरह भी हो गई। अब चूंकि मामला जिसका काम उसी को साजे, अच्छा। हमने वो कर लिया, तो पहले अगर ये गलती होगी यार सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म करे, अच्छा। उस फैसले को दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमने अगर ये गलती की तो इसकी हमने इस्लाह कर ली। सुप्रीम कोर्ट भी अपने हदूदो क्यूद में रहे और पार्लियामेंट जो है वो भी अगर गलती करेगी तो जाहिर बात है वो भी उसका खमियाजा भुगतेगी। अब ये वो चीजें जो गलतियां थी हुकूमत की, इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया इन गुड फेथ, अदालत उज़्मा ने बिल्कुल उसमें। लेकिन मामला ये है कि अल्टीमेटली यह मामला प्रिवेल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उधर ही भेजा। अगर वहां पे सो मोटो है नहीं, दरखास्त वापस हो गई है, तो मेरा ख्याल है इन फ्यूचर भी इसको एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए अब तो चूंकि मामला क्लैरिटी हो गई ना, तो वो जो एक एक्शन था मेरा ख्याल है उसको वाइडन अब इशू भी करार दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या लार्जर बेंच या जो भी आगे आने वाला या हुकूमत ये कह सकती है कि उस चीज को, ताकि इन फ्यूचर हमारी जो आर्मड फोर्सेज हैं या जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या जो पार्लियामेंट की जो इख्तियारात हैं, कोई अदालत उसमें अपनी हदूद से बाहर ना जाए, क्योंकि अदालत की हदूद तो सो मोटो है। सो मोटो इसमें हुआ नहीं, पिटिशनर ने अपनी दरखास्त वापस ले ली, तो एक तो मामला ये। दूसरा मामला जो है बड़ा अहम है, वो ये है कि आपने देखा कि नवाज शरीफ का एक लेटर आया मंजर-ए-आम पे 15 जनवरी के हवाले से, पर तरदीद भी आ गई। अच्छा, अब सेनेट से भी मामला ये हो जाएगा। ये जो चीजें चल रही हैं जिस तरह आप बता रहे हैं आप कि शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने कहा है
मैंने आपको पहले भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने आगे जाना है, इलाज के लिए नहीं, अकाउंट सीधे करने के लिए। वो किस शहबाज शरीफ साहब जो है बताता हूं, वो इसलिए, अब देखें बयानिया की बात सर, है। अगली खबर इनका छोटा सा ब्रेक आ जाएगी। इनका बयानिया क्या था? बयानिया ये था, वोट को इज्जत नहीं, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दो, वही खबर है। लूटमार को तहफ़्फ़ुज़ दो। वही खबर है। आज कौम को पता चल गया कि असल बयानिया पाकिस्तान का, मुहिब वतन किसी भी पाकिस्तानी का, मुहिब वतन सियासतदान का, मुहिब वतन वोटर का, मुहिब वतन हुक्मरान का बयानिया क्या है? इदारों को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो, पार्लियामेंट को इज्जत दो, रियासती इदारों को इज्जत दो। नहीं, वो ये बयानिया प्रवेल कर गया है। नवाज शरीफ का बयानिया पिट गया, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दो, वो साबित हो गया। करप्शन की आपने बात की है ना, भागे हुए बाहर। सर, करप्शन नवाज शरीफ का भी आपने कह दिया। अब 4 हफ्तों का टाइम दिया गया था। मुझे ये बताएं, आप तो बोर्ड ने भी वो जो नवाज शरीफ की जो सेहत वाला मामला है, आगे सारे खामोश हो गए हैं। नवाज शरीफ को पकड़े, वापस लाएं, ये किसने लाना है? मुझे बताएं उसामा साहब, ये सवाल है। अच्छा, मैं नवाज शरीफ को पकड़ के वापस लाना किसकी जिम्मेदारी? अच्छा, ये बताएं, जिसने अंडरटेकिंग दी है वो गैर महीना मुद्दत के लिए वहां पे एक और वजह भी सामने आ गई है। एक और वजह ये भी सामने आ गई है, 119 अरब रुपए की करप्शन से, इसलिए मेरा ख्याल भाग 119 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां और करप्शन है, और माशाल्लाह हर महकमे में है। महकमा खुराक में आप देख लें, हर महकमे में आपको अरबों रुपए की करप्शन मिलेगी। अरबों की है ना, देले या दमड़ी की तो नहीं है। नहीं, वही वो कहते हैं एक बड़ा भाई नवाज शरीफ कहता है कि एक दमड़ी की करप्शन हो तो मुझे उल्टा लटका दो। शहबाज शरीफ कहता है एक देले की करप्शन। एक सेकंड, आप बड़े भाई का एक और बयान भी है, वो भी आप पूरी बात, उन्होंने कहा था कि अगर मैं करप्शन पकड़ने जाऊंगा तो फिर तो कोई काम ही नहीं हो सकेगा। उनका काम ही करप्शन था। उन्होंने खुद कहा, वज़ीर आज़म थे तब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो उनका करप्शन नहीं, करप्शन तो अगर पकड़ेंगे तो काम नहीं हो सकता। और फुटो लूटा और बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखने वाली बात थी। अब ये 119 अरब रुपए के ऑडिट पैराज हैं। ये सारी ये जो सेटल कौन करेगा हुई है। अब मेरा मतलब आगे ये सारा शहबाज शरीफ का, और आगे बैठा हो हमजा शहबाज, आगे बैठा हो पीएसी का चेयरमैन हमजा शहबाज, तो ये तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये तो 119 कैसे क्लियर हो जाएंगे? हर चीज सर, हमारे ऑफिस में कोई चीज आती है, उसकी कोई रसीद होती है, कोई रिसीव किया जाता है, इतने पैसे लगे, फिर आगे अकाउंट्स में भेजा जाता है। 119 अरब रुपया, सर 119 करोड़ नहीं है, 119 करोड़ रुपए की बात है। 119 करोड़ रुपया पीएसी ने करना है ना। पीएसी का चेयरमैन अगर हमजा शहबाज होता है तो उसके सामने ये कानूनी प्यार है। सर वो कोई गॉडफादर है कि जनाब वो बाकी लोग नहीं है उस पार्ट, वहां पीएसी में सिर्फ क्या हमजा शहबाज होगा, बाकी लोग पीटीआई खामोश रहेगी। अभी तो आपने इसमें तहरीक इंसाफ खामोश रहेगी, उनके लोग नहीं होंगे कि भाई ये लाओ। कंपोजिशन क्या बनेगी? कंपोजिशन बनेगी जहां पे चूंकि अक्सरियत तो बहुत मेंबर है ना, नून लीग चेयरमैन तो हमजा शहबाज है, उसके पास बेताकत इख्तियारात, बाकी नून लीग के रेशो के हिसाब से मेंबर होंगे ना भाई। पीटीआई यहां पे तो ऑलमोस्ट एक बराबर है, थोड़ी फर्क है। इशू ये है, कोई डिपार्टमेंट बता दें जहां पर करप्शन और ये नहीं है। आप महकमा ज़राअत 8 अरब, एजुकेशन, हेल्थ, कोई एक डिपार्टमेंट बता दें। अभी मैं उस दिन लेके आया था ट्रांसपोर्ट में, ये लाहौर की मेट्रो, मुल्तान की मेट्रो, एक रावलपिंडी की मेट्रो, अरबों रुपए के फ्रॉड है उसमें, अरबों रुपए के ठेके गलत दिए हुए हैं, मनपसंद लोगों को, ठेकेदारों को ठेके दिए हुए हैं उसमें, और जो उसमें कोई रसीदें नहीं है, कोई पर्चियां नहीं है, कोई रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। अब उन्होंने वोट दे दिया है, अब हुकूमत ने भी तारीफ कर दी है उनकी अपोजिशन की, अब रहने दें, अब कुछ नहीं होगा, अब मिट्टी पाओ। अब नहीं, मेरा ख्याल है पीएसी का चेयरमैन ही कोई नहीं है, ये वैसे ही फंसे हुए हैं। वो भी एक इशू है कि अगर चेयरमैन को बनता ही नहीं तो ऑडिट पैनल को क्लियर कौन करेगा? वो पीएमएलएन जो है वो कह रही कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, कमेटियां बन नहीं रही, फंक्शनल हो नहीं रही, और ये अरबों रुपए की दास्तानें सामने आ रही हैं। आप सिर्फ मैं क्रक्स इसका बता रहा हूँ, 119 अरब का नाज़रीन के लिए सिर्फ छोटा शॉर्टली, 119 अरब में महकमा ज़राअत में जी 8 अरब से ज्यादा माशाल्लाह ये खुर्द-बुर्द की गई है। ऑडिट रिपोर्ट है, दस्तावेज की तर्जुमा आसान लफाज में। आगे आ गया जी महकमा खुराक, 2 अरब 40 करोड़ से ज्यादा वहां पे जायद बेज़ाब्तियां सामने आई। ऐसे गोदाम किराए पर लिए गए जिनकी छतें तक नहीं थी, तो वहां पे इसका मतलब है घोस्ट पेमेंट। अच्छा, ये तो हो गई। एक चीज मजेदार सुन लें, ये तो हो गई सारी। अब खादमी आला जो है उनका भी हालात तो आपके देख लिया। वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं उनके भी हालात देख रहे हैं। असम्बली में तो वो चले नहीं आ रहे, ये एक अलहदा बात है।
कल रात को जेल में जो फवाद अहमद फवाद साहब थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ और जो इन सारे गपलों में बराबर की शरीक हैं, उनके बैरक में आग लग गई। आग लग गई रिकॉर्ड थे पहले तो एलडीए वगैरह में। ख्वाजा साद रफीक जख्मी कैसे हो गए? सर एक मिनट सुन लें, एक मिनट सुन लें, उनकी बैरक में आग कैसे लगी है? ये जब वसीम अकरम प्लस साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपके दौर में आपके होते, और खरल साहब सुन तो लेना, स्टोरी सुन लें। जेल के अंदर फवाद हसन फवाद साहब जो है, उनके कमरे में भी हीटर लगा हुआ है और ख्वाजा साद रफीक साहब के कमरे में भी हीटर लगा हुआ है, और ये सारे जो है इनके कमरे में हीटर लगे हुए हैं। हीटर लग सकता है, और जब हीटर लगे थे, अब जो उनका जेल मैनुअल है ना, उसके मुताबिक इनको हीटर नहीं मिल सकता, लग ही नहीं सकता। ये हीटर की कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि मर जाता है बंदा हाथ लगा के। कमरों में इलेक्ट्रिक हीटर लगे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रिक हीटर थे उनकी वजह से जब प्रेशर पड़ा तो वो वायरिंग शॉर्ट हुई और वहां पर आग लग गई। ख्वाजा साहब जो है वो जो जब उनको देखा कि ये 7 वाला जो कमरा है वो फवाद का है, जब इन्होंने देखा वहाँ पर आग लगी तो ये भागकर देखने के लिए आए, तो इनका जो सर है वो वहाँ पर जो जेल का स्टील रोड है उससे टकराया, ये उसके जरिए बाहर देखना चाह रहे थे। लेकिन अब जेल खाना जज जो है वो IG साहब जो है वो बड़े एक्टिव हुए हैं कि ना किसी तरह से मैं इसमें डाल दूँ, छुपा दूँ, मगर जिस तरह पहले खैर साहब कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन वहाँ से बेतहाशा पकड़े गए, अब सर हीटर उनको दिए गए हुए हैं। इतने बिजली वाली चीज बल्ब नहीं लग सकता नीचे भाईजान, बल्ब नहीं लगाते हैं नीचे ताकि कोई हाथ लगा के मर ना जाए। वहां पे आप छोटी सी चीज नहीं ले जा सकते, आप लाइटर नहीं लगा सकते, आप दिया सलाई की एक माचिस की तीली नहीं ले सकते। ये जो आग लगी बिजली का हीटर लगाना है तो सबर भी नहीं हुआ है कि उनको हीटर दिए गए हुए हैं। ये VVIP जो कैदी है ना इमरान खान साहब, ये हैं, ये उनको जेल में ये प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं कि मोबाइल फोन उनके पास हैं, जब दिल करे वो किसी मीटिंग की आड़ में वो बड़े आराम से रावलपिंडी भी चले जाते हैं, 3-3 दिन रावलपिंडी में अपने घर रहकर आते हैं। डिवाइसेस रखी हुई हैं, डिवाइसेस रखी हुई हैं, में क्यों सऊदी जैमर रखे हुए पास भाईजान, इनको सऊदी बाजार से मिल जाते हैं, एंटी जैमर उनके पास है। मैं आपको जो बात कर रहा हूं, मैं बात को कहानी नहीं सुना रहा, एंटी जैमर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद वो अक्सर जेलर के कमरे में आ जाते हैं, वहां पे जो वाईफाई डिवाइसेस हैं उसको यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉलिंग की जाती हैं, लंबी मीटिंगें याद है नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई थी, पूरा इजलास हो रहा था, जेलर साथ बैठा हुआ है जनाब, और वो हाथ ऐसे उसने बांधे हुए हैं। वो नवाज शरीफ तो चले, उनको तो बहुत और ऐसे लोग आके मुलाकातें करते हैं, कितनी तवील मुलाकातें। ख्वाजा साहब जब बाहर आके ये कहते हैं कि जी हम मर गए, डीलिंग हो रही है वहां पे, वहां बैठ के सौदे होते हैं, सर्कुलर डेट जो है ये आवाम से लेते हैं, गवाहों को धमकियां दी जाती हैं, जेल का बिल आप आवाम से लेते हैं ना, यही गरीब से। मुझे ये शुक्र करें लाखों रुपया तो उसका बिल आ गया होगा। गुरबा जो कैदी हैं जो 5-5 हज़ार दर में आपने पकड़ के बिठाया, उनके नहीं मर गए, उनका कुछ नहीं हो गया डॉक्टर साहब, जिस तरह शॉर्ट सर्किट हुआ है मेरा ख्याल है रेस्क्यू कर लेना। अब ये छुपा रहे हैं, अब ख्वाजा साद रफीक जेल में आग जब लगी है, वो रॉड को जाके टकराए हैं जाके, मुझे बताएं जेलों में इस तरह होता है? आपको पता है जब सूरज गरूब होता है, आग उनकी बैरक में नहीं लगी, सुन तो ले ये बात सुन तो ले, कभी बैरक खुलती है, जेल की गिनती बंद हो जाती है, जब गरूबे आफ्ताब होता है कोई माई का लाल जेल मैनुअल के मुताबिक खोल सकता है, इसका मतलब उनके दरवाजे खुले हुए हैं, जहां मर्जी भागते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। डॉक्टर से कभी हुआ रात को सूरज जब गरूब होता है गिनती हो जाती, बंद हो जाती, जब तक सुबह जेलर आके दोबारा गिनती होती है, उसके पहले गेट नहीं खुल सकता। होम डिपार्टमेंट या जेलर जो है उसकी इजाजत ना दे। मेरा ख्याल है जेलर साहब को सबके लिए सहूलत रखनी चाहिए। तो ये रेस्क्यू 105 वाले थे, पहुंच गए, ये जेम्स बॉन्ड थे। अब पता चला। अब पता चला। फवाद चौधरी साहब जितने मर्जी बयान देते रहे, जिनसे किसी की दिल आज़ारी होती है, वो जाकर किसी को थप्पड़ मारें, किसी की शादी में चले जाएं, उसको एम्बैरस करें, उसको बेइज्जत करें, जैसे मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें, कभी एंकर बन जाएं, पार्लियामेंट में जितने मर्जी लोगों को नाराज़ कर दें, कोई कुछ नहीं उनको पूछ सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को वो किसी ना किसी वजह से बहुत पसंद है। अब ये सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, अपने लोग भी परेशान हैं, उनसे कोई नहीं बचा हुआ, चाहे वो नईमुल हक साहब हों,
फिरदौसा शेखवान साहिबा हों या दीगर कई लोग हों, उनसे कोई नहीं, कभी तो वो इदारों पर भी चढ़ दौड़ते हैं। अब मौसूफ ने यह कहा, पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था तहरीक इंसाफ का, और उसमें जनाब जब इजलास हुआ जिसमें यानी पार्लियामेंट के जितने रुकन हैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, तो वहाँ पर उन्होंने बात की तरक्याती फ़ंड्स की कि जो हमेशा से मिलते थे। और नून लीग के दौर में तो मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं और सफदर साहब, उन्हीं को मेरा ख्याल है कोई 8-9 अरब रुपया सिर्फ उन्हीं को मिल गया था, 8-9 अरब रुपया, इससे भी ज़्यादा। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई फंड्स, किसी को तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे। तो फिर वहाँ पर मौजूद लोग सीख पा हो गए, उन्होंने कहा जनाब आपने तो पैसे ले लेकर नहर मंजूर करवा ली है और हमारी तरफ हम वोटर को क्या मुँह दिखाएं। तो इमरान खान साहब ने जरा उनको कहा कोई बात नहीं, एहसास प्रोग्राम आ रहा है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी मिलेगी तो आपके जो वोटर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात कुछ हद तक दूर हो जाएंगे। तो इस पर खरल साहब मुतमईन हो जाना चाहिए MNAs को, MPs को। मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह एक साजिश के तहत बंदा पार्टी में आता है ना, फवाद चौधरी साहब का बैकग्राउंड तो ज़ाहिर बात है ही है कि मुशर्रफ में भी गए, काफ लीग में थे, पीपल पार्टी के भी वो तर्जमान बन गए गिलानी साहब के, यानी उसके बाद PTI में भी आ गए। हर जगह पे वो आगे कहीं न कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। मुझे ये लग रहा है जितने भी इनके एक्ट्स हैं ना, मुझे ये लग रहा है जिस तरह होता है ना किसी को भेजा गया या वो पार्टी के अंदर आके एक पार्टी की जड़ें काटना, यानी हर उनका ऑलमोस्ट जो एक्शन होता है, हर सारे नहीं मतलब ज़्यादातर जो उनके एक्शन होते हैं ना, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है ना खुदकश बमबार के तौर पर काम करते हैं। असम्बली की अच्छी बसी कार्रवाई चल रही होती है, वहाँ पे वो खुदकश बमबार कर देते हैं और अपोजिशन जो है भड़क उठती है। सेनेट के जो चेयरमैन जो है वो इंतहाई शरीफ और नफ्स जो बेचारे सादिक संजरानी साहब, उनको भी इनका दाखिला वहाँ पे बंद करना पड़ता है। कौमी असम्बली के अंदर जाएँ तो वहाँ पे एक आग लगाने वाला माहौल पैदा कर देते हैं। यानी हुकूमत के लिए कोई भी एम्बेरसमेंट का पहलू जो है ना, जो उनके लिए बन सकता है, मेरा ख्याल है उसके हाथ से मौका कुछ जाने नहीं देते। उलमा इकराम जो है उनके वाले से बात हो, रोते लाल में भी आपने देखा। अभी ये मुझे बताएं कि MNA या MPs, देखिए एक तो ये परसेप्शन है उसामा साहब, पहले भी हम कहते हैं बेसिकली MNA या MPA को फंड नहीं मिलता, ये फंड तरक्याती स्कीम के अगेंस्ट होता है, उसकी रिकमेंडेशन होती है और उसकी बेस पे उसके हलके में वो एक तरक्याती स्कीम जो है उसके अगेंस्ट पैसा मिलता है और किसी महकमे के जरिए वो एग्जीक्यूट होता है। हाँ, वो अलग बात है कि MPA कुछ जो है MNA और सेनेटर उन फंड के अंदर 10% और 20% कमीशन लेते हैं अपने ठेकेदारों से के जरिए। पाक PWD में जिस तरह होता है 10%, वो अगर 1 अरब की स्कीम लेके जाते हैं तो 1 अरब रुपया 10 अरब में से 1 अरब उनको फौरन वो उनका जो नॉमिनेटेड जो ठेकेदार होता है 20 से 30 वो देता है। कम से कम चलता हाँ है, जी, 30 पूल में इस तरह चलता है, कमीशन चलता है। तो लाजा ये तो एक कहानी है, लेकिन ये नहीं होता। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम से सफेद तसल्ली हो जाएगी, तो हल्के के अंदर तरक्याती स्कीमें, लेकिन खान एक साहब बात ये है, एहसास प्रोग्राम से नहीं साहब, होगी। दूसरी बात यह है यूटिलिटी स्टोर जो है उससे तरक्याती स्कीमें नहीं होंगी। हैरान हूँ फवाद चौधरी पे, आपने नहर अरबों रुपए में बनवा लीजिए, करोड़ों रुपए में। अब मैं हैरान हूँ फवाद चौधरी पे। अब करोड़ों नहीं सर, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। उस पे उन्होंने जो अपने हलके में एक नहर बनवाई है उसका इफ्तिताह इमरान खान से करवाया। वहाँ पर उनके जहांगीर तरीन के वो खास चहीते हैं और वज़ीर आला पंजाब जो थे वो भी वहाँ पर आए कि जहांगीर तरीन भी स्पेशली उनके पास गए। वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी गए, उन्होंने वहाँ भरपूर तरीके से इफ्तिताह भी करवाया। अपने इलाके में वो अपनी मर्जी से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने जोर पे वो भी करवा रहे हैं। अपना आधा ख़ानदान उन्होंने लॉ ऑफिसर भर्ती करवा लिया जनाब पंजाब एडवोकेट जनरल ऑफिस या प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में। कोई मेरा ख्याल है छूटा नहीं है, कोई नहीं बचा, खानदान में कोई नहीं बचा, कोई बंदा नहीं बचा जिसको इन्होंने वहाँ पर भर्ती नहीं करवाया। और अब मीटिंग में वो ये कह रहे हैं कि जनाब के डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है, डेवलपमेंट के फंड MNAs को नहीं देने चाहिए। तो भाई MNAs के जो भाई बहन भाभी के कजन रिश्तेदार जो हैं उनको लॉ ऑफिसर भी नहीं होना चाहिए फवाद साहब। ये जो सारे आपने अपना टबर पूरा भर्ती कर लिए ना, ये भी जरा देखिए। ये तो लॉ ऑफिसर है, पता नहीं कहाँ किसको रखवाया हुआ है, कोई पता भी नहीं है। नहीं सर, सबका पता है, जितने रिश्तेदार है सारी डिटेल है, हर एक की डिटेल है। नहीं, ये तो सिर्फ लॉ ऑफिसर्स ही हैं, पता नहीं और डिपार्टमेंट से कहाँ। तो आप इमरान खान साहब को क्या पता नहीं है, क्या इदारे उनको नहीं बताते, पूछे ना जरा। अब जिस वो IT के वजीर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बने हुए हैं, वहां पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं, किस किस को रखा हुआ है, क्या वहां पर हो रहा है, किसी को पता नहीं वहां पर क्या चल रहा है।
उधर कोई हाथ ना डाले। साहब मसला ये कि सबसे जो अहम इशू था ना वो ये था कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से इन्होंने मोहसिन लुकमान को मारा पीटा, जो जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, ओची और गुंडों वाली हरकतें कर रहे हैं, या क्या ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ज़ेब देता है कि इनके होते हुए इस तरह के मिनिस्टर हों, गुंडे मिनिस्टर हों? मैं कहाँ पे आप इंसाफ की बात करते हैं, कहाँ पर रास्ते मदीना की बात कर रहे हैं, और कहाँ पर ये हालात हैं कि इस तरह के बंदे रखे हुए हैं जो खुद ही कानून अपने हाथों में लिया हुआ है, जो दिल करता है करते फिर रहे हैं। और खान साहब पता नहीं किधर घूमे, बदमाश इनकी कहानियां हम वो फिल्मों में या वैसे सुनते थे कि जी वो आता है और जिसको चाहता है मारता है, वो पुलिस को ओए करके बुलाता है, उसके आगे पुलिस भी कुछ एक चीज तो मेरे ताल्लुकात हैं सियासतदानों से। जो इल्जाम लगा था फिर उसमें कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी ना, जो जिसपे ये इतना जब दलील खत्म हो जाती नहीं, वो फिर पूछ भी रहे थे ना वीडियो का, या तो पहले ही कह देते भाई वीडियो सीधे कोई भी नहीं है, तो मेरे पर इल्जाम लगाते हो, चले जाते कहीं जाकर कैमरा में जाते यार, कहीं चले जाते, खुद को ये कानून दान कहते हैं, कुछ कर लेते, लेकिन उसामा साहब मसला ये नहीं है। मुझे लग रहा है खान साहब भी दिल में खुश होते हैं कि अच्छा ये एंकर को पैंटी लगा रही है, अच्छा ये तो अफसोसनाक है, अगर ऐसा है तो अफसोसनाक है। मोहसिन लुकमान तो सर खान साहब उनको अकेले बुलाते हैं, वन ऑन वन मुलाकातें करते हैं मोहसिन लुकमान से। वही खड़ा हुआ इमरान खान के जो सारा जो 2014 में उस वक्त कौन था, सारे तो नून लीग के लिफाफे बने हुए थे जब हुकूमत नून लीग की थी। उस वक्त फवाद चौधरी साहब पार्टी में थे उस वक्त जब मोहसिन लुकमान कंटेनर पर खड़ा हुआ था। और ये इसको पसंद नहीं मैं करता किसी एंकर को कंटेनर पे खड़ा होना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा ना, कहता है इनसे कोई महफूज नहीं, पीपल्स पार्टी नून लीग, उन्होंने कहा पीटीआई नहीं, इन्होंने ऐसा ऐसे अल्फाज बोले। समी पे क्यों गुस्से थे सब इस बात पे उसने ये कहा था कि ना ये पार्टी के साथ मिला हुआ है और ये पीटीआई को की गवर्नमेंट को गिराने के कहानी बिलावल को तो आपके लिए रास्ता और ये चीजें साबित हो रही हैं जो इसकी हरकत से साबित हो रही हैं। अच्छा खरल साहब, आप इतने बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये तो बता दें, इनके पास जादू का चिराग है, इनके पास गिद्दड़ सिंगी है, एक तो क्या चीज है फवाद चौधरी को, इमरान खान साहब इतने फैन है, एक तो जग साई भी करवाते हैं फिर भी साथ है। एक तो डोगर साहब ने बात अभी बताई कि जहांगीर तरीन साहब भी उनके सपोर्टर है, तो ये तो एक गिद्दड़ सिंगी तो ये आ गई। दूसरा मामला ये है कि ये मैं जानता हूँ कि पनामा केस की जब समातें थी उस वक्त चूँकि मुझे बहुत चूँकि एविडेंस थे, इसलिए खान साहब के साथ या जो टीम इनकी लीगल है नईम बुखारी साहब के साथ, या बनी गाला में जिस तरह उसमें जहांगीर तरीन साहब भी होते थे, वो जो खाकवानी साहब होते थे, जितने भी इनकी कोर टीम थी, बाबर अवान साहब होते थे, नईम बुखारी साहब के साथ वो गौर क्या नाम उनका वो भी होते थे, तो जितने भी ऑलमोस्ट इनके सारे मेंबर होते, तो वहाँ पे चूँकि एविडेंस के हवाले से कुछ उसको एग्जिबिट करना या एक्सपीडाइट करना और अदालत के अंदर जाना, प्रोसीडिंग सारा, तो उसके अंदर ये बड़ा इन्होंने अहम रोल एक अदा किया था। फिर पनामा की हियरिंग के दौरान आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर सबसे ज़्यादा एक आउट स्पोकन का जो काम है और एक लीड इनका किरदार था, तो शायद ये उनकी सर्विसेज है, इसलिए खान साहब उनको कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये पता नहीं अल्टीमेटली खान साहब की पार्टी को, उनके इमेज को, मुझे कहते हुए अपना जो है बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे लग रहा है थप्पड़ तक जो है ना हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम वो कोई इस पर प्रोग्राम कर रहे होंगे कि जनाब ये अब अगला निशाना उनका कौन हो सकता है, तो उससे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खैर प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला अब पता चला। आज एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ है। एक केस था सुप्रीम कोर्ट में और उसमें जस्टिस मुशीर आलम साहब ने नैब की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ये नैब करता क्या है कि पहले लोगों को जेल में डालता है और उसके बाद फिर गवाह और सबूत ढूंढता फिरता है। ये केस था फैसल कामरान नामी शख्स का, जिसके बारे में फिर नैब के वकील ने कहा कि जनाब इसने फ्रॉड किया स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के साथ सरमाकारी के नाम पर, और इसने अभी पैसे देने हैं लोगों के। अब जो उनके वकील थे ये मुलजिम के फैसल कामरान के, उन्होंने कहा जी हमने जो ज़िम्मे रकम थी, वो कह रहे हैं जो मेरे ज़िम्मे रकम थी मेरे मुवक्किल के, वो हमने अदा कर दी है। नैब के वकील कहा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, अभी कुछ रकम रहती है। फिर इसके बाद जो सबसे मेरी नज़र में अजीब बात हुई, अभी खरल साहब भी बताएंगे हुआ क्या, कि अब लग रहा है जस्टिस साहब की बातों से कि वो तो नैब पर सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह की तफ्तीश करते हैं, आप पहले बंदे को पकड़ लेते हैं, उसके बाद आप गवाह ढूंढ रहे हैं, सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन दरख्वास्त जमानत ही इस पर वापस ले ली खुद ही वकील साहब ने, और फिर उस पर ये दरख्वास्त निपटा दी गई, खारिज कर दी गई। खरल साहब ये क्या हुआ?
एक तो आप एक इसमें पहलू छोड़ गए कि उन्होंने कहा था मुलजम के वकील ने कि इससे पहले इनकी FIA ने भी इंक्वायरी की। जी 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 बिल्कुल, अब समझ आ गई है। FIA ने इंक्वायरी की तो इसका मतलब यह है मुतासिन का 1 रुपया नहीं उन्होंने बरामद किया, तभी नैब ने केस कॉग्निजेंस लिया ना। यानी एक वाहिद फोरम नैब है जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस को डील करता है और लाखों हजारों मुतासिन को अरबों रुपए देता है। अब मुझे ये बताएं कि फैसल कामरान साहब जो हैं, FIA ने इनको पकड़ा जी। अगर FIA उनसे लूटे हुए पैसे, लोगों के स्टॉक एक्सचेंज के जो पैसे जो फ्रॉड के मुतासरीन थे, जो नौसरबाजी करके उन्होंने बनाए, तो ये मामला नैब में तो नहीं आता। FIA वाले मिल गए होंगे यकीनन, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी होगी। उसके बाद वो मुतासरीन गए बेचारे, दरवाजा खटखटाया नैब का, नैब ने उनको पकड़ लिया। जब नैब ने पकड़ लिया, अगर नहीं पकड़ते तो वो बाहर चला जाता, जिस तरह फ्यूचर कंसर्न में और बहुत सारे फ्रॉडिये निकल जाते, तो आराम से अच्छी जिंदगी गुजारता। नैब ने उनको धर लिया। जब नैब ने धर लिया तो उनके जिम्मे जो क्लेम थे वो उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। अब जो लोग नैब में क्लेम जमा कराते हैं, नैब उनको मुलजम से वेरीफाई कराता है। मुलजम कहता है हाँ जी बिल्कुल ये मैंने देने, जस्टिफाई करते हैं। अब उन्हें कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे उनके रहते थे। अब चतर चलाकी ये करना चाह रहे थे कि वो उसकी किस तरीके से बेल हो जाए। अब अगर जिस तरह आप बता रहे हैं अदालत का माहौल, उसमें तो बिल्कुल ये उसको जमानत की दरखास्त वापस नहीं लेनी चाहिए थी, उनको बेल मिलने के इम्कानात रोशन हो रहे थे। लेकिन जब असल मामला खुला कि जनाब आपके जिम्मे तो इतने मुतासिन के इतने पैसे अभी रहते हैं, तो उनको पता था कि ये अगर मैं वापस नहीं लूंगा तो सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी फोरम है, अगर जमानत दरखास्त रिजेक्ट हो जाती है तो मैं तो फिर जब तक प्ली बार्गेन करके सारी रकम वापस नहीं दूंगा मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरी बेल नहीं हो सकती। उन्होंने टेक्निकल गेम खेली। वकील ने जब देखा, जब नैब ने पूरा कच्चा चटा सामने रख दिया कि जनाब ये हैं वो मुतासरीन, ये उनकी तफसीलात हैं जो अरबों करोड़ों रुपए लुटा चुके और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, कुछ पैसे ये दिए, कुछ बेल रहते। अगर अच्छा, लेगा लेकिन ये रफू चक्कर हो जाएगा। ठीक। उनको समझ आ रहा है कि वकील ने दरखास्त वापस ले ली ताकि अब जो लोगों के नाम सामने आए हैं उनको थोड़ा बहुत कंपनसेट करें और उसके बाद बेल की एप्लीकेशन दायर करें। आखिरी फॉरम ये मामला है। अब मामला ये है कि ये मामला बड़े अच्छे तरीके से आपने समझा दिया, लेकिन में नैब अगर पकड़ता है मुलजम को तो लोगों को जो चूल्हे बुझते हैं वो जमा पूंजी लुटती है। एक बाद फॉरम नैब है जो अब तक लाखों मुतासिर को अरबों रुपए, वरना ना तो पुलिस दिला सकती है, सिविल लिटिगेशन है, मगर FIA में रिकवरी नहीं होती, तो एक ही फॉरम। बाबर डोगर साहब ये इल्जाम कि पहले गिरफ्तारी फिर सबूत, इस पे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो यही है कि नैब में मुझे कोई इतराज नहीं, नैब इन्वेस्टिगेशन करे, नैब जो है करप्ट लोगों को पकड़े, लेकिन ये भी तो कोई तरीकाकार नहीं है ना कि नैब पकड़ ले और बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो, बाद में इंक्वायरी स्टार्ट हो। डिफरेंट वो कह रहे हैं जी, आप एक बंदे किसी को बिठा लें या लाइसेंस डॉक्टर साहब आपके अजीजों कार भी मुतासरीन हो सकते हैं, वो ईडन के हो सकते हैं, वो PCL कोऑपरेटिव के फ्रॉड के मुतासरीन हो सकते हैं। सर तो ये भी तो है ना कि आप एक कंप्लेंट की बुनियाद पर एक बंदे को उठा लें, उठा के आप पकड़ करोड़ों रुपए का उसने फ्रॉड किया है, नौसरबाजी की है। ये हर बंदे के साथ तो नहीं है ना। मैं इस बंदे के ऐसे लोग हैं जो बात बेचारे 6 महीने वहां पर देखिए ये केस टू केस बात और जिन पे कोई जुर्म साबित नहीं हो जिनके सका। पैसे लुटते हैं डॉक्टर साहब उनके लिए दुनिया अंधेर हो जाती है। तो सर, अब ये अगर पहले बंदा बेल पे बाहर आ जाता, पहले केस इसमें बनाएगा, इन्वेस्टिगेशन बाद तो में हो बंदा रद्द चुकी करे। है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है तो बेल वापस ली है ना उसने पैसे वापस दिए हैं, लेकिन उसने माना है। सर बहुत से केसेस सुन ले, अच्छा वो केस डिफरेंट है, लेकिन अब तो नैब में तरमीम ये आ रही है केस जी, है अब तो चीटिंग पबार्ज का, वक्त जिसमें खत्म हो बड़े गया। लोग वक्त खत्म हो मुतासर गया। हुए खैर हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का, आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।